जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के 31 मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक मॉक टेस्ट में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और हमारा टारगेट रहता है 25 में से 25 मार्क्स लाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, जो भी बच्चे जीके पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एनटीपीसी के लिए 25 क्लास कराई थी। पहले उन वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि आप देखो कि वहाँ से आपकी जीके कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ आपको उसके अलावा करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, थियोफ्रास्टस को निम्न में से किसका जनक माना जाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं रसायन विज्ञान की, कि रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री का जनक माना जाता है एंटोनी लवोइजर को। एंटोनी लवोइजर को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। अब बात करें वनस्पति विज्ञान की या बॉटनी की। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? थियोफ्रास्टस को। तो थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। अब बात करें भौतिक विज्ञान की या फिजिक्स की। भौतिक विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो इसका तो आपको पता होगा कि न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। तो न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। बात करें जंतु विज्ञान की, तो जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है या बायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है, तो वो भी अरस्तु को माना जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन मैंने आपको करा दी। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन को। सो सेकंड क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है? तो आपने पता होगी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है कि यदि हम मध्यमा उंगली और तर्जनी उंगली और अंगूठे, इन तीनों को एक दूसरे के विपरीत करें तो ये तीनों उंगलियां, जिसमें से तर्जनी उंगली दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, और यदि मध्यमा उंगली की पूछे तो मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। और अंगूठे की बात करें तो चालक पर लगने वाले बल को दिशा दिखाती है। चालक पर लगने वाले बल को दिखाता है अंगूठा। तर्जनी उंगली दिखाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा उंगली दिखाती है विद्युत धारा की दिशा को। तो ये तीनों क्वेश्चन बनते हैं, इन तीनों क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कभी-कभी क्या करता है कि तर्जनी उँगली से क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी-कभी अंगूठे से क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी-कभी मध्यमा उँगली से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इन तीनों क्वेश्चनों के लिए आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत बल्ब का सूत्र फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों बना होता है? तो आपको सबसे पहले इसे ही याद रखना है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। फिर टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि उसकी उसकी प्रतिरोधकता और गलनांक को छोड़ने के कारण यह टंगस्टन का बना होता है। तो इसकी प्रतिरोधकता और गलनांक को छोड़ने के कारण यह टंगस्टन का बना होता है और जल्दी खराब नहीं होता है या जल्दी टूटता नहीं है। इसलिए इसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है और गलनांक उच्च होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले सेल की बात करते हैं, फोटो सेल। फोटो सेल का उपयोग किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो सौर ऊर्जा को या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। बात करें विद्युत मोटर की, विद्युत मोटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। डायनेमो की बात करें, डायनेमो कहे आपसे या जनित्र कहे या जनरेटर कहे, ये तीनों एक ही होते हैं, डायनेमो, जनित्र और जनरेटर। तो ये किसका उपयोग करते हैं या किसी ऊर्जा को किसी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ये करते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बिल्कुल मोटर के विपरीत। ये करते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बैटरी की बात करें तो बैटरी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 4 ऑप्शन मैंने आपके लिए समझा दिए और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार और बता देता हूँ, फोटो सेल का उपयोग किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? वो किया जाता है सौर ऊर्जा को या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। डायनेमो का उपयोग
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, बैटरी का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। तो ये चारों से क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में, इन चारों को आपको याद रखना है और एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 6 ओम, 9 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित हैं तो परिणामी प्रतिरोध कितना होगा? तो आपने समांतर क्रम संयोजन पढ़ा होगा, 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसे ही n तक होता है। हमें 3 प्रतिरोध हैं, हम तो 3 तक लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/r बराबर हो जाएगी 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/6। यदि ये सीढ़ी क्रम में कहता तो हम इनको सीधे सीधे जोड़ लेते, मतलब 6 और 9 15, 15 और 6 21, तो 21 ओम हमारा राइट आंसर हो जाता। यदि सीढ़ी क्रम में कहता, यदि समांतर क्रम में कह रहा है तो हमको ऐसे ही जोड़ने पड़ेंगे। तो 6 9 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो 18 आ जाएगा। जब 6 का भाग देंगे 18 में तो क्या होगा, 6 3 18, 3 प्लस 9 का 2 भाग देंगे तो 2 बार, और 6 का भाग देंगे तो 3 बार। जब इनको जोड़ेंगे 3 और 2 5 और 3 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/r बराबर 1/r बराबर ये हो जाएगा 8/18। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 18/8। आर बराबर 18/8 हो जाएगा। तो 18 को 8 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2.25। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन सरल था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी जोनास सॉल्क के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जोनास सॉल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। अब बात करें मैडम क्यूरी की। मैडम क्यूरी या हेनरी बैकुरल, मैडम क्यूरी या हेनरी बैकुरल के द्वारा, इन दोनों के द्वारा एक तत्व की खोज की गई थी, वो की थी रेडियोधर्मी की खोज, रेडियोधर्मिता की खोज। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी और हेनरी बैकुरल के द्वारा। मैडम क्यूरी और हेनरी बैकुरल के द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी, इसलिए इसका रेडियोधर्मिता का मात्रक क्या होता है? बैकुरल। रेडियोधर्मिता का मात्रक क्या होता है? बैकुरल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपको इसे याद रखना है कि मैडम क्यूरी और हेनरी बैकुरल के द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी, और रेडियोधर्मिता का मात्रक क्या होता है? बैकुरल रेडियोधर्मिता का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो वो की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ये प्रथम एंटीबायोटिक थी, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं इससे रिलेटेड कि पेनिसिलिन की खोज किसने की गई थी। तो वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अब बात करें लुईस पास्चर की, तो लुईस पास्चर ने किसकी खोज की गई थी? तो लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। चार्ल्स डार्विन की बात करें तो चार्ल्स डार्विन ने किसका सिद्धांत दिया? तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? विकासवाद का सिद्धांत। आपको इसे याद रखना है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। और इनकी एक बुक है, वो बहुत एग्जाम में पूछी जाती है बार बार, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आपने देखी भी होगी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसकी है? वो है चार्ल्स डार्विन की, और इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। लुईस पास्चर ने रिविजिटी की खोज की गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की गई थी। और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक माना जाता है। आनुवांशिकी का फादर है। आनुवांशिकी का फादर किसको माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का फादर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और एक और क्वेश्चन है कि टीबी के टीके की खोज किसने की थी? टीबी के टीके की खोज के बारे में बताओ, और और चेचक के टीके की खोज के बारे में बताओ। तो टीबी के टीके की खोज किसने की थी? तो टीबी के टीके की खोज की थी रॉबर्ट कोच के द्वारा। रॉबर्ट रॉबर्ट कोच के द्वारा रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी के टीके की खोज की गई थी। और एडवर्ड चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा। एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। ये प्रथम टीका था चेचक का जो खोजा गया था। चेचक के टीके का खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये दोनों को आपको याद रखना है, टीबी की टीके खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी, और चेचक की टीके खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो पौधों की वृद्धि मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ते नहीं है, कोई पढ़ाता भी नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को। आपने देखा भी होगी, आपने कितनी मॉक टेस्ट लगा लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपने देखा भी नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, पढ़ना तो बहुत दूर की बात, आपने देखा भी नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन कि पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो बहुत कम टीचर होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई नहीं पढ़ाता है। हाँ, फिर भी 10 से 20% टीचर ही पढ़ा पाते हैं इन क्वेश्चनों को।
बाकी सब छोड़ देते हैं, 70-80% वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है या बहुत इजी इजी होता है। 70-80% टीचर उन्हीं को पढ़ा देते हैं, लेकिन 10-20% टीचर वही होते हैं जो ऑथेंटिक पढ़ाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको ही पढ़ाते हैं और कंप्लीट सिलेबस कराते हैं। तो पौधे की वृद्धि मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है कैस्कोग्राफ का। कैस्कोग्राफ का उपयोग किस लिए किया जाता है? पौधे की वृद्धि मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब बोलोमीटर की बात करें, बोलोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बोलोमीटर का। विद्युत चुम्बकीय विकिरण, विद्युत चुम्बकीय विकिरण मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है बोलोमीटर का। बोलोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण मापने के लिए किया जाता है। कैस्कोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पौधे की वृद्धि मापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर की बात करें तो जलयानों में, बड़े बड़े जहाजों में सही समय का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है क्रोनोमीटर का। तो क्रोनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? जलयानों में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। और कार्डियोग्राफ की तो आपको पता होगी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कार्डियोग्राफ का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो इसका आंसर आपको जरूर देना है कमेंट बॉक्स में। ये ऊपर के 3 मैंने बता दिए। बोलोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को मापने के लिए किया जाता है। और कैस्कोग्राफ की बात करें तो पौधे की वृद्धि मापने के लिए कैस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर की बात करें तो जलयानों में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। कार्डियोग्राफ के बारे में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर छाप देना। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रमशः 15, 16, 17, 18 है वे हैं। तो परमाणु क्रमांक 15 किसका होता है? तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। 16 की बात करें तो सल्फर का 16 होता है, फिर क्लोरीन 17 होता है, फिर आर्गन 18 होता है। तो ये हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको परमाणु क्रमांक याद रखना है। वैसे मैं आवर्त सारणी लेके आया हूँ, मैं आपको आवर्त सारणी पढ़ा दूंगा कि कौन सा तत्व कहाँ पे आता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, मतलब कौन सा समूह किस तत्व से स्टार्ट होता है, कौन सा आवर्त किस तत्व से स्टार्ट होता है, इसके बारे में आपको बता दूंगा अभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को किस में रखा गया है? तो फास्फोरस को कौन से समूह और कौन से आवर्त में रखा गया है? तो फास्फोरस को रखा गया है 15वें समूह में और तीसरे आवर्त में रखा गया है। तो आपको पता हो कि हमारी आवर्त सारणी में टोटल तथा 18 समूह है और 7 आवर्त हैं। 18वें समूह में से 15वें समूह में फास्फोरस को रखा गया है और आवर्त की बात करें तो तीसरे आवर्त में रखा गया है। तो मैं आपको आवर्त सारणी दिखा देता हूँ, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मैं इसको आपको आवर्त सारणी लेके आया हूँ, तो आपको थोड़ी नहीं आवर्त सारणी बता दूं, क्योंकि आवर्त सारणी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आपको तत्व कम से कम 30 तक तो आपको तत्व याद होने चाहिए कि कौन सा तत्व कहाँ पे आता है। और ऐसे नहीं याद होने चाहिए जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे याद नहीं होने चाहिए। आपको याद ऐसे होने चाहिए, सबसे पहले पहले समूह में आता है हाइड्रोजन, फिर 18वें समूह में आता है हीलियम। आपको ऐसे याद रखना है। फिर दूसरे मतलब पहले समूह में ही आता है लिथियम, दूसरे समूह में आता है बेरिलियम, फिर उसके बाद 13वें समूह में आता है बोरोन। आपको कुछ इस तरह से याद करना है, मतलब कि आपको आवर्त सारणी है वो अपने हाथों से बनानी है 2-3 बार। आप 2 से 3 बार बनाओगे तो आपको आवर्त सारणी याद हो जाएगी। और मैं गारंटी से कहता हूँ, आपकी रेलवे के किसी भी एग्जाम दे लेना, आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको आवर्त सारणी से देखने के लिए मिलते हैं। मतलब कि आपको आवर्त सारणी आती होगी तो आप उस क्वेश्चनों को बिना कुछ सोचे समझे उन क्वेश्चनों को आराम से सही सॉल्व कर दोगे। ये लेकिन यदि आपको सिर्फ आवर्त सारणी याद ही याद है, मतलब कि आपको तत्व याद है 30 तक और आपको कुछ याद नहीं है कि मतलब हाइड्रोजन कहाँ आता है, हीलियम कहाँ आता है, तो आपको उसको उस क्वेश्चन आपको गलत ही हो जाएगा, वो क्वेश्चन आपसे सही नहीं हो पाएगा मतलब। तो पहले समूह में आता है हाइड्रोजन, लिथियम, ऐसे याद कर लो। मतलब पहले समूह में कौन-कौन आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। आपको 5 तक याद कर लेने हैं ऐसे। फिर उसके बाद आता है 18वें समूह में याद कर लेना आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये तो 18वें समूह आपको याद कर लेना है। इन्हें अक्रिय गैसों का समूह कहा जाता है 18वें समूह को। आपको याद रखना है 18वें समूह को अक्रिय गैसों का समूह शून्य वर्ग कहा जाता है और नोबल गैसों का समूह कहा जाता है, क्योंकि इनकी परमाणुकता 0 होती है, इसलिए इन्हें शून्य वर्ग कहा जाता है। तो 18वें समूह को याद रखना है। 17 समूह में कौन कौन आता है? 17 समूह को भी देख लेते हैं। तो 17वें समूह में आता है, तो 17वें समूह में आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये आते हैं 17वें समूह में। और 17वें समूह को क्या कहा जाता है? तो हेलोजन समूह। हेलोजन समूह, हेलोजन समूह 17वें समूह को कहा जाता है। 16वें समूह की बात करें तो 16वें समूह में कौन-कौन आते हैं? तो ऑक्सीजन, सल्फर, ये आते हैं 16वें समूह। और 16वें समूह को क्या कहा जाता है? तो कैल्कोजन समूह या ऑक्सीजन समूह कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आती है। यहाँ पे देख लो
16वें समूह को क्या कहा जाता है, तो कैल्कोजेन समूह कहा जाता है और ऑक्सीजन समूह कहा जाता है। आपको इसे ऐसे ही याद रखना है कि 16वें समूह को ऑक्सीजन समूह कहा जाता है और इसमें ऑक्सीजन आती है सबसे पहले। तो 16वें समूह में ऑक्सीजन आती है, आपको इसे ऐसे याद रखना है। तो आपको आवर्त सारणी याद ज़रूर होनी चाहिए। यदि आप कहोगे, यदि आप कमेंट कर दोगे, मैं आपको एक एक वीडियो में, एक स्पेशल वीडियो में आपको आवर्त सारणी समझा दूँगा डिटेल में। जिससे क्या होगा कि आपकी आवर्त सारणी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, आप उसको सॉल्व आराम से कर दोगे। तो कमेंट कर के बता देना कि ये वीडियो मैं आपको बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। एटम बम का आविष्कार किसने किया था? तो किसने एटम बम का आविष्कार किया था? तो आपको पता होगी, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा एटम बम का आविष्कार किया गया था। इसके ऊपर मूवी बनी है एक, ओपेनहाइमर, कि एटम बम का आविष्कार किसने किया था? ओपेनहाइमर ने। ओपेनहाइमर नाम से ही एक मूवी बनी है इसके ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आपको पता है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और है एग्जाम में जो बार बार पूछा जाता है कि परमाणु बम और हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो परमाणु बम करता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर कार्य करता है, तो वो करता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या है? तो आपने देखी होगी, हम सीटी स्कैन कराते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं तो सीटी स्कैन कराते हैं, लेकिन सीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीटी स्कैन की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर टोमोग्राफी। सीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। आपको इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर सकती हैं? तो इनमें से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर सकती हैं? तो वो है एक्स किरणें। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक्स किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु क्या होना चाहिए? पाँच पाँच संयुक्ता वाली अशुद्धता को मिलाया जाना चाहिए, 30 संयुक्ता वाली अशुद्धता को मिलाना चाहिए। तो अब मैं बता देता हूँ कि अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, पी और एन। आपको इसे याद रखना है। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक। तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए हमें 30 संयुक्ता वाली अशुद्धता मिलानी चाहिए। यदि हम 3 संयुक्ता वाली अशुद्धता मिला देंगे तो हमें पी प्रकार की अर्धचालकता या पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त हो जाएंगे। यदि हम पंच संयुक्ता वाली अशुद्धता मिलाएंगे तो हमें एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होंगे। तो आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझ रहे होंगे कि यदि हम पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें 3 संयुक्ता वाली अशुद्धता मिलानी पड़ेगी, और यदि हम एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करना है तो हमें 5 संयुक्ता वाली अशुद्धता को मिलाना होगा। हमें 5 संयुक्ता वाली अशुद्धता को मिलाना होगा एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने हैं तो। और यदि पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने हैं तो 3 संयुक्ता वाले अशुद्धता को मिलानी होगी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एन प्रकार के अर्धचालक में क्या बनते हैं? तो एन प्रकार के अर्धचालक में, नहीं सॉरी, पी प्रकार के अर्धचालक में क्या बनते हैं? तो होल बनते हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालक में क्या बनते हैं? होल बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए क्या मिलाते हैं? 3 संयुक्ता वाली अशुद्धता मिलाते हैं। ये 3 संयुक्ता तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन एक संयुक्ता रह जाती है, मतलब एक संयुक्ता वाला स्थिरांक रह जाता है, उस जगह पर क्या बन जाता है? होल बन जाता है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की संयुक्ता मिलानी चाहिए? 3 प्रकार की संयुक्ता मिलानी चाहिए, और उसमें क्या बनते हैं? होल बनते हैं। तो आपको इसे याद रखना है, ये होल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। और इसके एग्जाम्पल की बात करें, पेपर अगर चल के एग्जाम्पल की बात करें तो वो हो जाएगा बोरोन, एल्यूमिनियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये हो जाएंगे पेपर के अर्धचालक के उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार की संयुक्ता मिलाई जाती है, तो मैंने ये आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमओएस का पूर्ण नाम क्या है? तो एमओएस का पूर्ण नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये क्वेश्चन में आप सोच रहे होंगे कि ये फुल फॉर्म से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन, जैसे सीटी स्कैन की फुल फॉर्म और एमओएस की फुल फॉर्म, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे रेलवे के, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ मैं। तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होती है एमओएस की फुल फॉर्म, और सीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। आपको इसे भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है,
किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एन फेरों वाले और प्रवाहित धारा आई वाली किसी परिनलिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम के समानुपाती होता है। तो इनके क्या समानुपाती होता है? तो आपने पढ़ा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र V बराबर होता है म्यू नॉट एन आई। चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट क्या होती है? ये तो नियतांक होता है। एन क्या होता है? एन बराबर होता है फेरों की संख्या। एन बराबर होता है फेरों की संख्या, या किसी परिनालिका के अंदर फेरों की संख्या होती है एन। आई क्या होती है? धारा। आई क्या होती है? धारा होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कह रहा है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम किसके समानुपाती होता है? तो ये होता है एन और आई के समानुपाती होता है। म्यू नियतांक होता है और एन और आई के समानुपाती होता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूले से ही क्वेश्चन पूछा गया है सीधा सीधा। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चनों को हमें पढ़ना जरूर होगा। चुंबक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हर बार बनते हैं। तो छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किधर होती है? तो ये होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो ऑप्शन नंबर वी राइट सी चॉइस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर की ओर होती है? वो होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको इसे याद रखना है क्योंकि चुंबक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। मैंने कल पीवाई क्यू क्वेश्चन देखा तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं चुंबक से रिलेटेड। तो इसलिए मैं चुंबक के 4-5 क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। आपको ये भी पता होनी चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं और बंद वक्र बनाती हैं। तो इस तथ्य का तात्पर्य है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा, तो क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा? तो क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर उनका मान होता है वो अद्वितीय होता है। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं और कैसा वक्र बनाती हैं? बंद वक्र बनाती हैं। और फिर उनका हर बिंदु पर उनका मान अद्वितीय होता है। तो काटेंगे तो हर बिंदु पर उनका मान अद्वितीय ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सा था जो आप अपने दिमाग से ऐसे ही कर सकते हो। मतलब इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। पर आप में यदि कॉमन सेंस होगा तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे इजीली कर दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे मध्यमा अंगुली के बीच का कोण कितना होना चाहिए? कितना होता है? तो आपको पता होगी अंगूठा मध्यमा अंगुली और तर्जनी उंगली ये तीनों एक दूसरे के विपरीत होती है। मतलब कि तीनों के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मध्यमा उंगली किसको दर्शाती है? धारा की दिशा को। तर्जनी उंगली किसको दिखाती है? मतलब किसको दर्शाती है? ये दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, सॉरी। अंगूठा किसके दिखाता है? चालक पर लगने वाले बल को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये तीनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं, मतलब कि तीनों 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आर्गन गैस का और नाइट्रोजन गैस का। आर्गन और नाइट्रोजन गैस इलेक्ट्रिक बल्ब में भरी जाती है और उनका धातु बना होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। क्यों टंगस्टन धातु का बना होता है? क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता और गलनांक उच्च होते हैं। प्रतिरोधकता और गलनांक उच्च होते हैं, इसलिए टंगस्टन धातु का बना होता है। और इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस और नाइट्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है लालजी सिंह को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लालजी सिंह को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, केंचुए के जरिए मृदा की उर्वरकता बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो केंचुए के जरिए मृदा की उर्वरकता बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है वर्मी कंपोस्टिंग। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता वही होगी कि केंचुए के धन को क्या कहते हैं, सॉरी केंचुए के धन को नहीं, केंचुए की कृषि को क्या कहते हैं, केंचुए की खेती को क्या कहते हैं? वो कहते हैं वर्मी वर्मी कल्चर।
तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 है और आज का लास्ट क्वेश्चन। इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? वो कहा जाता है बांस को। बांस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, आपको इसे याद रखना है। एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पता अब की बार 2025 में ये ग्रुप डी में छप जाए। तो ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है बांस को। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।